सिकुड़ते रिश्ते। शाम होते ही सोसाइटी में लोगों की चहल पहल दिखाई देने लगती। बच्चे बगीचे और मैदान घेर लेते और बुजुर्ग बेंच पर बैठकर धीरे धीरे बातों में समय बिताने लगते। महिलाएं शाम की सैर करते करते अपने सहेलियों से मन की बातें कर जी हल्का कर लेती। ऐसी ही एक शाम में अलका ने अपनी नई नई बनी सहेली प्रीति से कहा, यार मैं कल से नहीं आ पाऊंगी। प्रीति की चाल धीमी हो गई और उसने झट से पूछा, अरे ऐसा भी क्या हो गया? सोमवार को मेरे सास ससुर आ रहे हैं और उन्हें छोड़ने जेठ जेठानी जी भी आएंगे। उनकी तैयारी करनी है, अलका ने जवाब दिया। प्रीति ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, सचमुच ये ससुराल वाले बहुत परेशान करते हैं। मैंने तो अजय से कह दिया है कि मुझे इन झंझटों में मत डालना। मैं तो बड़े परिवार में एडजस्ट ही ना कर सकूंगी। अजय भी अपने दोनों भाइयों और बड़ी बहन से कम ही रिश्ता रखते हैं। तुम भी जरा स्मार्ट बनो। तभी अलका का फ़ोन बज उठा। फ़ोन उसकी बेटी का था, जो कुछ ज़रूरी काम से इसे बुला रही थी। दोनों सहेलियों की बात अधूरी ही रह गई और दोनों अपने अपने घर चली गई। 3-4 दिन बाद प्रीति दवाई की दुकान से अपनी दवाई ले रही थी कि उसने देखा अलका की बेटी अपनी दादी के साथ खड़ी थी। अरे पीहू, तुम? मम्मी घर पर हैं क्या? पीहू ने दवा का पर्चा दिखाते हुए कहा, आंटी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। प्रीति ने चिंता भरे स्वर में पूछा, क्या हुआ मम्मी को? पास खड़ी अलका की सास ने कहा, बेटी अलका के लीवर में सूजन आई है। कल ही रिपोर्ट आई है, बस ईश्वर उसे जल्दी ठीक कर दें। प्रीति ने कहा, आंटी जी फिर खाना वगैरह? पीहू बोली, आंटी मेरी बड़ी मम्मी और दादी मिलकर सब करते हैं। दादी और पीहू दवा लेकर निकल गए। प्रीति भी अपनी दवा लेकर फुर्ती से घर पहुंची और तुरंत अलका को फ़ोन लगाया। अलका ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा, हाँ प्रीति कैसी हो? अरे मैं ठीक हूँ, तुझे क्या हुआ? मुझे बताया तक नहीं कैसी हो? इतने मेहमान हैं तेरे घर, तुझे तो ऐसे ही आराम नहीं मिलता होगा। सबको रवाना क्यों नहीं कर देती? प्रीति ने एक सांस में बात कह दी। प्रीति मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं और सभी को मेरी चिंता है। पीहू को भी फिक्र नहीं करनी पड़ती। सब घर पर हैं तो मैं भी निश्चिंत हो गई हूँ। हॉस्पिटल में भी जाना हो तो घर की पीहू की कोई चिंता नहीं होती। अलका ज़्यादा नहीं बोल पा रही थी, इसलिए तुरंत ही फ़ोन रख दिया। प्रीति फ़ोन रखते ही अतीत के गलियारों में खो गई। उसे याद आया कि जब उसका बेटा वंश पैदा होने वाला था तब उसकी सास ने कितनी बार कहा था कि वो प्रीति के साथ रहना चाहती है, लेकिन प्रीति नहीं मानी थी और अपने मायके चली गई थी। ननद के साथ भी प्रीति की नहीं जमती थी। दिवाली पर भी प्रीति को अपने ससुराल से ज़्यादा हिल स्टेशन जाना अच्छा लगता था। पति भी घर में शांति बनी रहे इसलिए ज़्यादा नहीं बोलते थे। समय मिलने पर अकेले अपने परिवार से मिलने आ जाते थे। प्रीति को अकेले रहना ही पसंद था। कुछ दिन बीते और अलका ठीक हो गई और उसने प्रीति को अपने घर बुलाया। प्रीति जब अलका के घर गई तो अलका की जेठानी ने चाय नाश्ता दिया। प्रीति ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, आपके जैसी जेठानी और सास हर किसी को नहीं मिलती। अलका की सास बोली, ऐसा नहीं है बेटी, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। हमारी भी तू मैं हो जाती है, फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं। रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं, निभाने की इच्छा दोनों तरफ से होनी चाहिए। आजकल के रिश्ते सिकुड़ते जा रहे हैं। ऐसे समय हम सबको मिलजुल कर एक परिवार बनाकर रहना ही चाहिए। प्रीति को अब रिश्तों की मिठास की खुशबू आने लगी थी। उसे भी लगा कि सचमुच अलका कितनी खुशनसीब है कि ऐसा परिवार मिला है। सबसे मिलकर प्रीति घर आई तो उसने वंश से कहा, बेटा दादा दादी के घर जाना है। वंश बोला, हाँ चलो चलो, पिंकू भी है वहाँ, बहुत मजा आएगा। रात पति के आते ही प्रीति ने अपने दिल की बात कही तो पति का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्रीति ऐसा कुछ बोलेगी। टिकट कंफर्म होते ही वह सभी घर पहुंचे। प्रीति की सास वंश को देखकर अपने आंसू ना रोक पाई। पिंकू तो खुशी से झूम उठा। प्रीति को गले लगाकर उसकी सास ने कहा, बहुत अच्छा लगा बेटी, तुम लोग आ गए।
प्रीति ने भी महसूस किया कि सचमुच यदि इंसान चाहे तो अपने सारे रिश्ते खुशी खुशी निभा सकता है। थोड़ी बहुत बोलाचाली हो भी जाए तो भी क्या, रिश्ता तो निभाना ही चाहिए। आज के व्यस्त जीवन में जब एक परिवार में रहना लोगों की पसंद बन गया है और रिश्तों में पहले जैसी मिठास नहीं, तब हम सबका फर्ज बनता है कि सब मिलजुल कर एक परिवार बनकर रहें, रिश्तों का विस्तार दें, ना कि उन्हें सिकुड़ने दें। माँ को मिली नई पहचान। ऊपर वाले कमरे से जोर की आवाज आ रही थी। आज फिर से ओजस्वी ने अपने पापा को कहते हुए सुना, एक मामूली हाउसवाइफ हो तुम्हें क्या पता कि कामकाजी इंसान की जिंदगी में कितनी व्यस्तता होती है। तुम्हें तो दिन भर खाकर घर में ही पड़े रहना होता है। तुम क्या जानो पैसे कमाने में कितनी मेहनत करनी होती है। माँ हमेशा की तरह चुप थी और ओजस्वी हतप्रभ। माँ पापा की किसी बात का जवाब क्यों नहीं देती, वह सोचने लगी। लॉकडाउन की वजह से स्कूल के सारे क्लासेस ऑनलाइन ही चल रहे थे। घर के बाकी कामकाजी लोग भी ज़्यादातर वक्त घर पर ही बिता रहे थे, पर कोई भी किचन में माँ की मदद नहीं कर रहा था। सारा दिन उसकी माँ किचन में काम करती। दिन से रात तक वह भाग भाग कर सबकी फरमाइश पूरी करती, पर किसी को भी उसके काम की कद्र ना थी। आज जब फिर से उसके पापा माँ पर गुस्सा कर रहे थे तो ओवी का मन खिन्न हो उठा। वह सोचने लगी कि ऐसा क्या करूं कि सबके दिल में माँ के काम के प्रति इज्जत का भाव आए। वह सोच में पड़ गई। तभी उसे एक आइडिया आया। वह लपक कर अपने कमरे में गई और अलमारी से अपना कैमरा निकाल कर ले आई। उस दिन वह सारा दिन यूट्यूब पर कुछ सर्च कर रही थी। शाम तक सारा काम निपटाने के बाद रात में वह जल्दी सो गई। कल से उसे अपने काम पर जो लगना था। अगली सुबह वह माँ के जागने के साथ ही जग गई। किचन में माँ जो भी पका रही थी उसने कैमरे में उसकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। माँ ने पूछा तो उसने जवाब दिया, स्कूल के कुकरी कंपटीशन के लिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ताकि उस वक्त मुझे और मेरी सहेलियों को इससे मदद मिल पाए। आप बस सारे सामग्री और तरीके को भी साथ में बताती जाओ। माँ ने ऐसा ही करना शुरू किया। अब यह रोज का काम होने लगा। वह किचन में माँ के साथ रहती, सारे डिशेज रिकॉर्ड करती और बाद में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फोन में कुछ करती रहती। इस तरह दिन बीतने लगे। ओवी के साथ समय बिताने से माँ अब थोड़ी खुश सी रहने लगी थी। एक माह बीतने को था। आज मदर्स डे था। ओजस्वी ने कुछ खास करने को सोचा। अपने आसपास रहने वाले दोस्तों की मदद से उसने पूरे हॉल को अच्छे से सजाया। उसके बाद कमरे की लाइट बंद कर दी। आज सुबह से ही ओजस्वी माँ को कहीं नजर नहीं आई। उन्हें फिक्र होने लगी। उन्होंने जल्दी जल्दी से काम निपटा कर उसे ढूंढना शुरू किया। नीचे के सारे कमरे में जब वो नहीं दिखी तो माँ के कदम ऊपर हॉल की तरफ बढ़ चले। दरवाजा खुला था। अंदर घुप अंधेरा था। उसने आवाज लगाई, ओजस्वी, ओजस्वी, कहाँ है तू? तभी कमरे की लाइट जल पड़ी। ओजस्वी की आवाज आई, हैप्पी मदर्स डे माँ, लव यू सो मच। हॉल में तालियों की गूंज सुनकर उन्होंने नजरें दौड़ाई तो सामने घर के सारे लोग और कुछ पड़ोसी भी मौजूद थे। उसने एक गिफ्ट अपनी माँ की ओर बढ़ाया। इसे खोल कर देखो माँ। माँ आश्चर्य में पड़ गई। बाद में देखती हूँ ना। नहीं, अभी खोलो, ओजस्वी ने जिद किया। ठीक है। जैसे ही उन्होंने गिफ्ट का रैपर हटाया, उपहार को देखकर उसके रगों में खुशी की लहर दौड़ गई। अंदर यूट्यूब से आया सिल्वर बटन था जो उसके 1000 सब्सक्राइबर होने पर मिला था। साथ में ढेर सारी चिट्ठी और ईमेल के प्रिंट आउट थे जिसमें उनकी कुकिंग स्किल की सराहना की गई थी। उन्होंने चैनल का नाम पढ़ा, कुक विथ नीलम। उनकी आंखों में आश्चर्य मिश्रित भाव थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी छोटी सी बिटिया रानी ने कैसे ये सब कर दिया। तभी ओवी ने अनाउंस किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर आई एम प्रेजेंटिंग मिसेज नीलम गुप्ता, द होस्ट ऑफ कुक विथ नीलम शो। सबने जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। वो भाव विह्वल होकर ओजस्वी के गले लग गई। भगवान तुझ जैसी बेटी सबको दे।
पहली बार घर वालों की नज़रों में उसके लिए प्रशंसा का भाव था। ओजस्वी ने अपनी समझदारी से वह कर दिखाया था जो आज तक घर के बड़ों ने भी करने का नहीं सोचा था। ओजस्वी का हाथ थामे माँ का चेहरा गर्व से दमक रहा था। आखिर आज उनकी बेटी ने उन्हें एक नई पहचान जो दी थी। वसीयतनामा। राजप्रसाद जैसा लक्ष्मी निवास आज उदास दिखाई पड़ रहा था। राज ग्रुप की चेयरपर्सन 75 वर्षीय राजलक्ष्मी जी के गोलोक गमन के बाद से विशाल भवन मानो उदास हो उठा था। उनकी मुख्य सेविका दुर्गा देवी की आंखों से निरंतर आंसू झर रहे थे। उनकी लाल सुर्ख आंखों के पपोटे स्पष्ट कह रहे थे कि वह रात भर आंसू बहाती रही हैं, परंतु विधि के विधान को कोई भी नहीं टाल सकता। फिर मृत्यु तो जीवन का शाश्वत सत्य है। शोक सभा का आयोजन किया गया। शहर के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों के अतिरिक्त कंपनी के लोग, रिश्तेदार और परिचितों से हॉल खचाखच भरा हुआ था। लोग पुष्पांजलि के साथ उनको श्रद्धांजलि भी समर्पित कर रहे थे। कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी ज्येष्ठ पुत्र जयराज सिंह और कमलराज सिंह की नज़रों के सामने जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते थे, क्योंकि अब वही उनके नए मालिक होने वाले थे। धार्मिक प्रवृत्ति के ज्येष्ठ पुत्र जयराज सिंह ने सभी ऑफिस में शोक सभा करने के लिए सूचना प्रसारित कर दी थी। जयराज ने विधि विधान से सारे धार्मिक अनुष्ठान को स्वयं संपन्न किया था। अस्थि विसर्जन के लिए वह स्वयं हरिद्वार गए थे। जयराज सिंह के मन में अपार संतोष था कि सब कुछ शांति से संपन्न हो गया था। फिर भी शोक संतप्त परिवार में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। परंतु सच कहा जाए तो शांति का माहौल कृत्रिम और बनावटी अधिक था, क्योंकि परिवार के सभी सदस्यों के मन में अज्ञात भय था, घबराहट और शंकाग्रस्त भी थे। वजह थी आज माँ जी का वसीयतनामा पढ़ा जाने वाला था। पिछले कुछ दिनों से स्वर्णलता जीजी का माँ जी के पास आना जाना ज्यादा बढ़ गया था। वह अधिकतर माँ जी के विशाल कक्ष में ही बनी रहती और दोनों आपस में गहन विचार करती रहती थी। बड़ी बहू सुमंगला और छोटी बहू राजेश्वरी से उन लोगों के बीच बार बार की आपसी मुलाकात के साथ उन दोनों के बीच होने वाली राय मशवरा, विशेष रूप से वह भी फुसफुसाहट में राजेश्वरी को चिंता में डाल दिया था। यह स्पष्ट था कि दोनों के बीच कुछ गोपनीय रूप से पक रहा है। सुमंगला जो शांत और संतोषी थी, उनका सोचना था कि माँ बेटी के बीच का मामला है, इसलिए उनको दखल अंदाजी करने का कोई हक बिल्कुल भी नहीं बनता। परंतु स्वभाव से घमंडी और लालची राजेश्वरी उन दोनों के इर्द गिर्द घूमती और सास राजलक्ष्मी से मीठी मीठी बातें करती रहती। शायद माँ जी के मुंह से किसी क्षण उनके दिल की हलचल जुबान पर आ जाए, परंतु साम दाम दंड भेद के बावजूद वह कुछ भी जानने में विफल रही थी। वह मात्र अनुमान ही लगा सकती थी, परंतु सच्चाई के जरा भी करीब नहीं पहुंच पाई थी। लगभग 8 वर्ष पहले की बात है, जब एक दिन राय लक्ष्मण राज का हृदयाघात से स्वर्गवास हो गया था। राजलक्ष्मी देवी कुछ महीनों तक तो शोक संतप्त होकर मौन बनी रही, परंतु फिर कंपनी के बिगड़ते हालात को देख उन्होंने अपने शोक को तिलांजलि दिया और पति के ऑफिस की कुर्सी पर विराजमान हो गई और कारोबार के निर्णय स्वयं लेने लगी। उनके कुशल निर्देशन में कारोबार प्रगति के मार्ग पर चल निकला था। राजग्रुप प्रदेश में जाना माना नाम बन गया था। दोनों बेटे जयराज और कमलराज माँ के अधीन पहले की तरह ही काम करते रहे। राजलक्ष्मी जी ने हमेशा से अपने बच्चों की इच्छाओं और ज़रूरतों का ध्यान रखा था, इसलिए माँ जी से किसी को कोई शिकायत नहीं थी। सुमंगला, ये तुम्हारे लिए डायमंड का सेट, डिज़ाइन पसंद ना हो तो रमेश जी को फ़ोन कर देना। माँ जी, ये बहुत सुंदर है। सुमंगला खुशी से फूली नहीं समा रही थी। राजेश्वरी, आप यूरोप जाने की बात कर रही थी। ये आप दोनों के लिए यूरोप की ट्रिप की टिकट है। 20 दिनों की बुकिंग है। मैंने कमल को भी ऑफिस से छुट्टी दे दी है। राजेश्वरी खुश होकर बोली,
माँ जी, आप सबके मन की बात कैसे जान लेती हैं? उन्होंने आगे बढ़कर उनके पैर छूकर अपनी खुशी जाहिर की थी। जय का बेटा यूके में पढ़ाई कर रहा था तो बेटी यूएस में एमबीए कर रही थी। कमल के दोनों बच्चे दून स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। राज ग्रुप की गणेश उत्सव और दीपावली की पार्टी का लोगों को इंतजार रहता था। जयराज तो पूरी मेहनत और जिम्मेदारी से कारोबार को बढ़ाने में लगे हुए थे, परंतु कमल राज और राजेश्वरी दोनों हाथ से पैसा उड़ा रहे थे। कमल को रेसिंग का चस्का था तो राजेश्वरी को क्लब में दोस्तों के साथ बड़ी बड़ी बाजियां खेलने का शौक था। जयराज ने जब भी कमल से होने वाले खर्चों के प्रति आगाह किया और बिजनेस पर ध्यान देने को कहा, घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। उन्होंने माँ जी के सामने अपने दिल के गुब्बार को रखा तो उन्होंने कह दिया कि कमल के अंदर बचपना है, जरूरत पड़ने पर वह समझ जाएगा, तुम परेशान मत हो, मैं उन दोनों से बात करूंगी। फिर भी वह स्वयं ही उसकी हरकतों से परेशान थी, क्योंकि वह उनकी भी नहीं सुनता था। स्वर्णलता देवी उनकी ज्येष्ठ पुत्री थी। लक्ष्मण राय ने अपनी लाडली बेटी की शादी बहुत धूमधाम से राजघराने में ठाकुर रामेश्वर दयाल के बेटे रंजीत शाह से की थी, परंतु शीघ्र ही उन्हें मालूम हो गया था कि वह लालची लोगों के बीच में फंस गए हैं। परंतु बेटी की खुशी के लिए वह उनकी उचित अनुचित मांगों को चुपचाप पूरा करते रहे। जब पिता नहीं रहे तो उन्होंने माँ जी को अपना शिकार बनाया और आए दिन उनके सामने अपनी मांग को लेकर झोली फैलाकर बैठ जाती, परंतु राजलक्ष्मी जी ने बेटी की लालची हरकतों के विषय में बेटों को हवा भी नहीं लगने दी। और यही वजह थी कि जयराज सिंह बहन के लालची स्वभाव के विषय में बिल्कुल अनजान थे। इन दिनों स्वर्णलता जीजी यहीं पर रह रही थी और सुमंगला ने गौर किया था कि राजेश्वरी के साथ घुट घुट कर बातें हुआ करती थी। उनका माथा ठनका था, कहीं राजेश्वरी कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रही है, परंतु वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह मेहमानों की व्यस्तता में लगातार व्यस्त रहती थी। माँ जी की तिजोरी आप कब खोलिएगा सुमंगला भाभी? सुमंगला क्षण भर को अचकचा गई थी। तिजोरी का तो उन्हें ध्यान भी नहीं आया था। मेरे जाने के बाद खोलना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मुझे तो माँ जी का सतलड़ा हार बहुत पसंद है। माँ जी ने कहा भी था आपको बहुत पसंद है तो आप ही ले लेना, मैं तिजोरी खोलूंगी तो आपको दे दूंगी। सुमंगला समझ गई थी कि इन दोनों के आपस में यही कुछ तय हुआ होगा। वह राजेश्वरी की बात सुनने को उत्सुक थी। तभी वह बोली, जीजी, माँ जी जैसा हार तो आप मेरी शादी में पहने हुई थी, मैं एक दिन एल्बम में देख रही थी तब देखा था। सुमंगला चौंकी थी। माँ जी ने सतलड़ा हार कमल की शादी के उपहार के रूप में बनवा कर दिया था। वह चुपचाप जीजी की ओर देखने लगी थी। तभी राजेश्वरी बोली कि माँ जी ने तो मुझसे कहा था कि मैंने तुम तीनों के लिए एक जैसा बनवाया है। यह सुनते ही जीजी बिगड़ गई। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? माँ जी ने कहा था कि मैं तुम्हें दादी की निशानी के तौर पर दे दूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम लोगों का जब मन हो तब तिजोरी खोलना। माँ के जाते ही इतनी बेइज्जती कहकर सुबक सुबक कर रोने लगी। तभी रंजीत कुंवर जी और दोनों भाई भी अंदर आ गए कि क्या बात हो गई। जब जयराज को सब बात मालूम हुई तो वह बोले, चाबी किसके पास है? सुमंगला और राजेश्वरी दोनों ही उस जगह बार बार जाकर चाबी खोजती रही, लेकिन उन्हें नहीं मिली। दोनों ही परेशान हो उठी कि आखिर चाबी कहाँ गायब हो गई। तभी स्वर्णलता तेजी से उठी, इतना नाटक क्यों फैला रखा है? नहीं खोलना है तो बिल्कुल मत खोलो। फिर वह स्वयं उठकर गई और अलमारी में खोजने लगी। थोड़ी देर यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद उनको चाबी मिल भी गई। वह नाराज होकर बोली, साफ साफ मना कर देती, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने चाबी जयराज की हथेली पर रखकर कहा, मेरा मन खराब हो गया है, जब मैं यहाँ से चली जाऊँ तब तुम दोनों मिलकर आपस में बांट लेना। कहते हुए वह कमरे से तेजी से बाहर निकल गई। जीजी की इस तरह की बातों हरकतों को देखकर दोनों भाई सन्नाटे में आ गए और उनको खुश करने के लिए जयराज आगे बढ़कर उनसे बोले, अब आप ही खोलिए, माँ जी के बाद आप ही घर की बड़ी हो। जय,
मैं तुम्हारी बात रखने के लिए खोल रही हूँ। वैसे मुझे कोई मतलब नहीं है। सब शांत थे, लेकिन उनके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। तिजोरी खोलते ही नया बवंडर खड़ा हो गया। उसमें से महारानी हार, सतलड़ा और चंपाकली जैसे एंटीक जेवर गायब थे। तिजोरी से जेवरों को गायब देखते ही सुमंगला की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और वह धम्म से वहां पड़े सोफे पर बैठ गई। उनकी आंखें बंद अवश्य थी, परंतु उनकी आंखों के सामने सास के पुश्तैनी जेवर महारानी हार, सतलड़ा, चंपाकली, नगीने जड़ी करधनी झिलमिला रही थी, जिन्हें ससुराल आने पर राजलक्ष्मी जी ने अपने हाथों से उन्हें पहनाया था। उनके बार बार कहने पर भी उन्होंने अपने पास नहीं रखा था। अब तो प्रश्न यह था कि जेवर गायब कैसे हुए। सुमंगला बड़प्पन दिखाते हुए मौन थी, परंतु राजेश्वरी भला कब चुप रहने वाली थी। उन्होंने सबके सामने स्वर्णलता पर शक जाहिर कर दिया, परंतु वह जैसे इन बातों के लिए पहले से ही तैयार थी। मैं क्या जानूं, तुम दोनों यहाँ रहती हो, किसी ने निकाल लिए होंगे। दोनों बहुएं नंद की चालाकी देख आश्चर्य से भर उठी थी। स्वर्णलता तीखी जुबान से बोली, माँ जी के जेवर दोनों ने मिल बांट कर गायब कर दिए और अब दिखावा अच्छा कर रही हो। जाने माँ जी कैसे रहती थी, तुम लोगों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। स्वर्णलता के आरोप के बाद तीनों महिलाओं के चेहरे पर शक और चिंता की लकीरें खिंच गई थी। सबकी सब एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रही थी। राजेश्वरी कभी नंद तो कभी जिठानी की तरफ शक भरी निगाहों से देख रही थी। जयराज ने माहौल के तनाव को हल्का करने के लिए हंसकर कहा, जिसको जो जेवर चाहिए रमेश जी के यहाँ जाकर लेना। अब बात खत्म करो। शाम 6 बजे वकील साहब आएंगे माँ जी का वसीयतनामा पढ़ने के लिए। माँ जी की इच्छा के अनुसार ही बंटवारा होगा। कमल का कहना था कि बंटवारे की क्या जरूरत है, जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहे, क्योंकि वह कारोबार और ऑफिस की जिम्मेदारियों से बचना चाहता था। दूसरे, उसने 10 करोड़ रुपए इधर से निकालकर अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाई है। अब वह उन पैसों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बनाकर अपनी बताता था, जिस वजह से माँ जी के सामने से दोनों के बीच आपस में विवाद चल रहा था। वकील तुषार घोष आए और कागजों की पड़ताल हुई, परंतु बंटवारे के विषय में उन्होंने कोई भी वसीयतनामा नहीं तैयार करवाया था। इसलिए यह सुनिश्चित हुआ कि लगभग 100 करोड़ की संपत्ति, जिसमें चल अचल फैक्ट्री, आलीशान कोठियां, फार्म हाउस, ज्वेलरी, शेयर्स आदि सभी कुछ के 3 बराबर हिस्से उनके तीनों बच्चों के बीच में बांटे जाएंगे। 91% शेयर राजलक्ष्मी जी के थे और 9% दोनों बेटों के बच्चों के नाम थे, इसलिए उनका बंटवारा नहीं होगा। स्वर्णलता के चेहरे पर असंतोष नजर आ रहा था। यह एक कटु सत्य है कि धन या प्रॉपर्टी है तो वाद विवाद और मनमुटाव होना सुनिश्चित है, क्योंकि सभी पक्षों का संतुष्ट होना संभव है ही नहीं। इस संसार में धन लिप्सा ऐसी होती है कि जितना भी हो वह कम ही प्रतीत होती है। वकील साहब चले गए थे, परंतु जीजी के चेहरे पर तनाव स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। मुखर जीजी मौन थी, मानो मन ही मन वह कोई योजना बना रही है। वह और रंजीत जीजा जी अपने घर चले गए। दोनों भाई अपने अपने ऑफिस और काम में बिजी हो गए थे। कई बार वकील साहब और इन तीनों की मीटिंग हुई, परंतु यह तय नहीं हो पाया कि कौन क्या लेगा। बार बार इन्हीं मुद्दों पर विचार विमर्श होता, परंतु निर्णय कुछ नहीं हो पाता। कभी कमल नाराज होकर मीटिंग से चले जाते तो कभी स्वर्णलता नाराज होकर बोली, अब कोर्ट में ही मिलेंगे। जयराज ने बीच बचाव करके मामला सुलझाने का प्रयास किया, परंतु फिर वह भी तैश में बोले, ठीक है, अब कोर्ट में ही तय होने दो। इस तरह से लगभग 3 महीने बीत गए थे। कुछ भी तय नहीं हो पा रहा था। अभी परिवार पूरी तरह शोक से उबर नहीं पाया था कि स्वर्णलता जीजी के वकील का नोटिस दोनों भाइयों के नाम आया कि मां राजलक्ष्मी जी की वसीयत के अनुसार पूरी जायदाद और बिजनेस को स्वर्णलता और कुंवर रंजीत सिंह के नाम कर दी है। दोनों भाई बतौर मैनेजर की तरह काम करते रहेंगे, परंतु मालिकाना हक स्वर्णलता देवी का होगा। नोटिस देखते ही दोनों भाइयों के होश उड़ गए।
परिवार के सभी सदस्यों के माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी। एक प्रश्न चिन्ह सबके मन में खड़ा हो गया कि जीजी ने ऐसा क्यों किया। उन सबको हवा भी नहीं लगने दी। कमल का कहना था कि यह कुंवर रंजीत के खुराफाती दिमाग की उपज है। उन्होंने हम सबके खिलाफ साजिश रची है। सबके मन में शंका के बीच प्रफुटित होकर पूर्णवृक्ष बनकर लहलहा उठे थे। शांत जयराज भी भविष्य के प्रति शंकालु हो उठे, परंतु भीरू स्वभाव के जयराज ने स्वर्णलता देवी के सक्षम कभी जुबान तक नहीं खोली थी, क्योंकि उन दोनों के उम्र में काफी अंतर था। कमल राज नाराजगी भरे स्वर में बोले, जीजी को तो पहले ही पिताजी दहेज में फैक्ट्री और जाने क्या क्या दे चुके हैं, इसलिए उनका तो अब कुछ भी मांगने का हक नहीं बनता। हम कोर्ट जाएंगे। कुंवर साहब ने माजी से अनजाने में साजिश रचने के लिए उनसे साइन करवा लिए होंगे। संपत्ति ने सबके मन में विष बो दिया था। जयराज ने अपने अनुभवों के आधार पर कहा कि कमल मामला यदि कोर्ट में पहुंच जाएगा तो हम लोगों के हाथ से निकलकर वकीलों के दांव पेच में फंसकर उलझ कर रह जाएगा। इसलिए जीजी और कुंवर साहब के साथ बात करके आपस में सुलझा लिया जाना ज़्यादा अधिक उचित होगा। इस विषम परिस्थिति में क्या करना चाहिए, इस बात को लेकर सभी परेशान हो गए थे और आपस में सब लोग बैठकर विचार विमर्श करने लगे, परंतु कोई उपाय उन्हें नहीं समझ में आ रहा था। दोनों भाइयों ने आपस में यह तय किया कि हम लोगों के आपसी विवाद की भनक परिवार वालों के सिवा किसी को नहीं लगनी चाहिए। हम सब जल्दी ही इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। शोकाकुल परिवार आकुल व्याकुल मनोदशा के कारण अपने को बेबस सा पा रहा था। सब और तनाव व्याप्त रहता। कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि जीजी ऐसा भी कर सकती हैं। क्या माजी ने जानबूझकर ऐसा वसीयतनामा तैयार करवाया है, या फिर कुंवर साहब ने लालच के कारण यह फर्जी जाल फैलाया है, जिसमें उन्होंने शिकारी की तरह सबको कानूनी जाल में उलझाकर बर्बादी की तरफ ढकेलने का प्रबंध कर दिया है। जयराज मानसिक रूप से बहुत तनाव में थे। उन्होंने जीजी को सदा माँ की तरह सम्मान की दृष्टि से देखा था और कुंवर साहब ने तो सदा नाराजगी के कारण यहाँ से दूरी ही बना कर रखी थी। पेशो पेश और आपसी बातचीत में 1 महीना बीत चला था। जीजी अपने बात पर अड़ी हुई थी कि माजी सारी संपत्ति उनके नाम करके गई हैं, इसलिए दोनों भाइयों को उनके मातहत मैनेजर की तरह ही काम करना होगा। गमगीन जयराज को गुरु निर्णयानंद के रूप में आशा की किरण दिखाई दी। वह कमल को अपने साथ लेकर बहुत उम्मीद के साथ गुरु जी के पास पहुँचे। क्या बात है पुत्र, तुम्हारे माथे पर चिंता की लकीरें? क्या माजी के अचानक विछोह को नहीं सह पा रहे हो? इस संसार में आवागमन तो शाश्वत सत्य है, उससे क्या घबराना। गुरु महाराज, अब आप ही हम लोगों की समस्या का निराकरण कर सकते हैं। जीजी का कहना है कि वह दोनों मैनेजर की तरह उनके मातहत काम करेंगे और वह माजी की जगह मालिक बनकर सिंहासनारूढ़ होंगी। आप उन्हें समझाइए कि बराबर हिस्सा लेकर मान जाएं, परंतु शातिर जीजी संभवतः महाराज जी को अपनी तरफ मिला चुकी थी। उन्होंने तुरंत कहा कि जब रानी साहिबा अपने स्थान पर स्वर्णलता को प्रतिष्ठित कर गई हैं, तो फिर अनावश्यक वाद विवाद की क्या आवश्यकता है। जयराज ने गुरुजी के चरण पकड़ लिए थे और अपने जेब से डायमंड की अंगूठी निकालकर उनके चरणों पर रख दी थी। अंगूठी पर निगाह पड़ते ही गुरुजी का स्वर नरम हो उठा। जय और कमल दोनों को तो मैंने गोद में खिलाया है, इसलिए तुम दोनों मेरे पुत्र की भांति हो। भाई बहन में आपसी विवाद नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। मैं स्वर्णलता देवी को समझाने की कोशिश करूँगा, आगे प्रभु की इच्छा। दोनों भाई गुरुजी की बातों से आश्वस्त नहीं हुए थे, वरन उनकी बातों से मानसिक यंत्रणा ही दी थी। कमल को गुरुजी से बहुत उम्मीद थी, परंतु अब वह भी टूट रही थी। परंतु जिस प्रकार इंसान आखिरी सांस तक जीवन की आशा लगाए रहता है, वैसे उम्मीद की किरण लगाए हुए थे कि शायद जीजी गुरुजी की बात मान जाए। जयराज आपसी विवाद की बात जितना छिपाने की कोशिश करते
जीजी उतना ही उछाल रही थी। गुरुजी अपने लाव लश्कर के साथ आए। दोनों भाइयों ने उनकी सेवा में जी जान लगा दी। जीजी से बोले, आपस में वाद विवाद से क्या लाभ, परंतु वसीयतनामा की कॉपी देखते ही बोले, जब रानी साहिबा ने स्वयं ही अपनी गद्दी राजकुमारी को हस्तांतरित की है तो फिर विवाद का क्या प्रश्न। और वह अपना तामझाम समेट कर चले गए। अब तो गुरुजी की शह पाकर स्वर्णलता ने वसीयतनामे के अनुसार माजी के ऑफिस में बैठकर फाइल मांगकर कामकाज देखना शुरू कर दिया था। ऑफिस में सुगबुगाहट होने लगी थी कि अब कंपनी की नई मालिक स्वर्णलता है। जयराज और कमल ने मामले को परिवार के अंदर ही सुलझाने के लिए परिवार के बुजुर्ग और गणमान्य लोगों को बुलाकर सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर स्वर्णलता सौदेबाजी पर उतर आई। मुझे तो माजी की इच्छा का सम्मान करना है, मुझे पैसे का कोई लालच नहीं, मेरे लिए तो जैसा मेरा आशु वैसे ही जयराज और कमल। फिर वह झट से सौदेबाजी पर उतर आई। कभी 10% तो कभी 20% तो कभी 30%। वहाँ पर सभी लोग रंगे सियार की तरह बदलते बयान को सुनकर परेशान हो गए थे। कमल इतनी देर से चुपचाप सारा नाटक देख रहे थे, उनसे ना रहा गया। वह क्रोधित होकर आपे से बाहर हो उठे थे। जीजी 30% तो आपका वैसे ही मिल रहा था, लेकिन आपकी तो नीयत ही खराब है। आप तो समूची संपत्ति पर नाग की तरह बैठना चाहती हैं। स्वर्णलता भला कब चुप रहने वाली थी। क्रोधित स्वर में बोली, कमल मैं जानती हूँ तेरे मुंह में किसने ये शब्द डाले हैं। मैं राजेश्वरी को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि वह कितनी लालची और चालाक परिवार की है। जय और सुमंगला ने कमल और राजेश्वरी को वहाँ से हटाकर अंदर कर दिया था। स्वर्णलता देवी बोली, जय आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ कि कोर्ट से बाहर मामला तय कर लो, नहीं तो यदि कोर्ट के चक्कर में पड़ गए तो तुम दाने दाने के मोहताज हो जाओगे। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे, कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। स्वर्णलता और रंजीत कुंवर ने मां के ऑफिस में मैनेजर और स्टाफ की मीटिंग बुलाकर अपने को मालिक बताकर फाइल मंगाकर घरेलू विवाद को जग जाहिर कर दिया था। जयराज और कमलराज को जीजी की हरकतें असहनीय लगी। उन्होंने एक बार फिर से जीजी के साथ समझौते की पहल की, परंतु जीजी कुछ भी सुनने को राजी ही नहीं थी। जय को 100% यही विश्वास था कि वसीयतनामा या जोर जबरदस्ती लिखवाया गया या अनजाने में कोरे कागज में साइन करवा कर यह अपनी इच्छा अनुसार लिखवाया गया है। कमल का साला चंद्रेश शाह बार बार दोनों भाइयों को विश्वास दिला रहे थे कि वह 1-2 पेशी में उनके हक में फैसला करवा देंगे। उनके अतिरिक्त देश के नामी वकीलों को इस मुकदमे के लिए बुलवाया गया। चंद्रेश ने कमल को भी बहला रखा था कि 10 करोड़ वाली कंपनी को बंटवारे से बचा लेंगे। भाई बहन आपस में दुश्मन बन गए थे और रोज के रोज नई चालें चल रहे थे। पूरे देश की मीडिया वसीयतनामा के पारिवारिक झगड़े को अपनी ब्रेकिंग न्यूज की तरह दिखा रहे थे। स्वर्णलता के चेहरे पर शिकन नहीं थी, परंतु जयराज मीडिया के सामने आने में बहुत शर्म महसूस होती। कोर्ट में वसीयतनामा फर्जी है कि अर्जी दाखिल हो गई। अब तो दोनों भाई वकीलों के हाथ के खिलौने बनने को मजबूर थे। वकीलों के इशारे पर ही बयान देना होता। अब ना ही स्वर्णलता के हाथ में कुछ रह गया था, ना ही जयराज और कमल के। अब तो सूत्रधार वकील थे। तारीख पर तारीख, गवाही, बयान, बहस, मामला उलझता गया और समय बीतता रहा। कभी फाइल दबा दी गई तो कभी वकील नहीं आए। आदि आदि सारे हथकंडे आजमाए गए। चंद्रेश वकील ने वसीयतनामा फर्जी है सिद्ध करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए सबूत और गवाह पेश किए। स्वर्णलता ने भी देश के नामी वकीलों को बुलाया था। उनकी दलीलें और गवाह और सबूत बहुत दमदार थे। कंपनी की हालत बिगड़ती गई। पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। जय डिप्रेशन के शिकार बन गए। उनके जीवन की शांति, संपन्नता, सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा था। जिस तरह से बंदर बाट में बंदर ही पूरी रोटी हजम कर जाता है, वही हाल इन भाई बहन का था। उनके हाथ कुछ भी नहीं लग पा रहा था और वकीलों का घर भर रहा था। आखिर में जज ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद कंपनी के मैनेजमेंट को अपने हाथ में लेते हुए अपनी ओर से रिसीवर नियुक्त कर दिया और कंपनी का अकाउंट सील कर दिया।
स्वर्णलता और रंजीत तो ऐसे मगरमच्छ के समान थे जो जय और कमल जैसी मछलियों को आसानी से अपना शिकार बना लेते थे, परंतु कोर्ट में इनकी चालबाजी काम नहीं आई। फैसला लंबित हो रहा था। कंपनी और बिजनेस की हालत बिगड़ चुकी थी। आपसी विवाद में हंसते खेलते संपन्न परिवार की खुशियां लुट गई थी और जीवन संघर्षमय हो गया था। कई वर्षों बाद जय सबको बिलखता छोड़कर इस दुनिया से चले गए और कमल आशा भरी नजरों से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।